जय हिंद। मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंकीय क्षमता न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट 1। इससे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 10 तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक सिंप्लीफिकेशन के 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत पार्ट 1 शुरू करते हैं। साथियों, सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे संख्याओं का भी विकास हुआ। हम लोग जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से लास्ट तक पढ़ेंगे। संख्याओं में नंबर्स हैं। नंबर्स के बाद में नंबर्स के अंतर्गत दो प्रकार के नंबर्स आते हैं। एक वास्तविक संख्याएं आती हैं और एक काल्पनिक संख्याएं आती हैं। काल्पनिक संख्याओं का कोई विकास नहीं हुआ। काल्पनिक संख्याएं कल्पनाएं तक ही सीमित रह गई, लेकिन वास्तविक संख्याओं का विकास हुआ। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है दूसरा अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं का विकास भी अपरिमेय संख्या तक ही हुआ है, भी अभी तक नहीं हो पाया है। संख्याएं दो प्रकार की हैं, मुख्यतः वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत भी दो प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं भी तीन प्रकार की हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब हम लोग प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत एक से लेकर प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत एक से लेकर अनंत तक संख्याएं आती हैं। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 आदि करते करते अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि एक के पहले कोई और प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी संख्या है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी संख्या हो जाती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत हम लोगों ने सीखा है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक की अगर संख्याएं दी हुई हैं, धनात्मक में दी हुई हैं, एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या की बात करें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, और प्लस इसमें जीरो बढ़ा दिया गया है, जीरो शून्य को बढ़ा दिया गया है। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ें तो जीरो और एक से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत सारी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, शून्य है। और सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इससे अनंत तक है, जहाँ तक हम लोग गिन सकते हैं वहाँ तक पूर्ण संख्याएं हैं, लास्ट तक कोई इनका अंत नहीं है। इसलिए कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, शून्य,
और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत ये सारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं तो शामिल हैं ही। पूर्णांक संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं आती हैं, और प्लस इसके साथ साथ माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं भी आते हैं। पूर्ण संख्याओं की यदि हम लोग बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें, यदि हम लोग पूर्ण संख्याओं की बात करें तो सारी प्राकृतिक संख्याएं, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 0 है, 1 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों आती हैं, और प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर निगेटिव जितनी संख्याएं हैं, -1 -2 -3 ऐसे करते करते अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित हैं और पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हैं, और प्लस इसमें बढ़ा दिया गया है यहाँ पे माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी पूर्णांक संख्याएं आती हैं। और अब परिमेय संख्या की बात करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या में ये तीनों संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों आती हैं, और प्लस इसमें जितने भिन्न हैं, जितने p/q के रूप में जितना भी हम लोग लिख सकते हैं वो सारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याओं में ये दोनों संख्याएं चूँकि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हैं, इसलिए परिमेय संख्याओं की पहचान सबसे बड़ी यही है, ये भिन्न में होना चाहिए और पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। भिन्न भी कैसा होना चाहिए? p/q के रूप में, जिनको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर ना हो, जहाँ पे q बराबर ना हो 0। अपरिमेय संख्याओं की हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √5, √7 और पाई भी अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका वर्गमूल, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे हम ले लिए 9 को ले लिए। अब अगर हम लोग √9 लिखते हैं, √9, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 का पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है कोई तो उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे अगर 3 की बात करें, √3, तो ये किसी की पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या ऐसे दिया है, 16 की बात कर लेते हैं, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो ये √16 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये इसका नियम है। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो जिनको हम गिन सकते हैं, जो हमें प्रश्नों को हल करने में या समीकरणों को हल करने में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, आप वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत।
ये काल्पनिक संख्याओं को आप लोग भूल जाइए, इनका कोई महत्व नहीं है, ये कल्पनाओं तक ही सीमित हैं। आगे चलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं जिनसे हम गिनने का कार्य करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हमने समझा दिया है, बता दिए हैं। एक से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और ये एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। आगे चलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। शून्य एवं एक से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अभी हमने समझा दिया है। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की बात करें 0 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक जितनी संख्याएं हैं, अनंत तक जितनी संख्याएं हैं ये सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं शून्य और सारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? धनात्मक, एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत शून्य नहीं आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्याओं की बात करें हम लोग, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कितने हैं? पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित हैं। पूर्ण संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं कौन हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जितनी भी हैं अनंत तक सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और प्लस इसमें ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हैं? ऋणात्मक संख्याओं में -1 -2 -3 ऐसे जैसे करते करते लास्ट तक जितनी भी संख्याएं हैं, वो अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं निगेटिव में, ऋणात्मक में, वो सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और सभी पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। इसका नियम है इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1 को भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। 2 अगर आ गया 2/1 लिख सकते हैं। 3 को भी हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। -3 आ गया है, इसको भी -3/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और 0 भी आ गया, 0 भी तो हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं जितनी भी होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांक की बात करें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं एवं ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं धनात्मक में हैं ये धन पूर्णांक कहलाते हैं। और यहाँ -1 से लेकर के -2 -3 जात करते करते अनंत तक जितनी संख्याएं निगेटिव में ऋणात्मक हैं वो सब ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे शून्य बच गया है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। परिमेय संख्याएं की बात करें, परिमेय संख्याएं वह सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 ना हो, यानी कि हर का मान अंश बटे हर में हम लोग लिख सकते हैं, जिसको भिन्न में अंश बटे हर होता है। भिन्न में हर कभी भी
0 के बराबर न हो। इसका पहचान कैसे करेंगे परिमेय संख्याओं की? सभी भिन्न जितनी भी हैं भिन्न, वो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं की पहचान यही है, सभी जितने भी प्रकार की भिन्न हैं, सभी भिन्न, और सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं, और शून्य भी इसमें सम्मिलित है। शून्य भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q अर्थात भिन्न भी p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √7, √5 और पाई आदि अपरिमेय संख्या है। जबकि इसी क्रम में 4, 9, 16 आदि पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः √4, √9 और √16 अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जिन संख्याओं को अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अथवा ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट यहाँ 7 है, √7 का मान निकाला जाए तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। √5 को भी अगर इनका मान निकाला जाए तो मान इसका पॉइंट में आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है √5 और √7। जबकि अपरिमेय संख्या है, जबकि इसी क्रम में √4, √10 और √16 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। √16 की बात करें तो इसका मान आ जाएगा 4। जब 4 आ जाएगा, 4 है एक पूर्णांक संख्या है। 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसका मान आ गया पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या होगा 4/1 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यहीं पे अगर ले लें √7 ले लें तो इसका मान जब निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ करके इसका मान आएगा। √7 ले लें, √11 ले लें, √13 ले लें, जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो स्क्वायर रूट में आया है तो वो सारी अपरिमेय संख्याएं होगी। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में आया है और परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तब वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। विशेषताएं देखते हैं हम लोग। विशेषताएं, पाई का मान तथा 22/7 का मान। पाई को लोग बड़ी कंफ्यूजन होती है। पाई अक्सर आता भी है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है पाई, तो ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है और इसको लोग 22/7 में कंफ्यूज होकर के इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, जबकि ये पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7 की बात करें तो 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों है, हम लोग देखते हैं क्यों है ऐसा। पाई का मान तथा 22/7 का मान दशमलव के कुछ अंक तक समान आता है, इसलिए गणित में पाई को 22/7 के समतुल्य रखते हैं। इसी कारण पाई को अपरिमेय संख्या तथा 22/7 को परिमेय संख्या कहा जाता है। पाई का मान यदि निकाला जाए, पाई का मान आता है, पाई का मान है 3.14159 होता है, जबकि 22/7 का मान 3.14285714286 होता है।
तो इसको पाई के समतुल्य माना गया है, लगभग मान माना गया है, क्योंकि कुछ अंक तक इसका मान समान रहता है, इसलिए 22/7 को पाई के समतुल्य माना गया है। इसी के लिए पाई का मान इतना आता है, ये इसको पर स्क्वायर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यानी भिन्न में नहीं लिख सकते हैं पाई के मान को, जबकि 22/7 भिन्न में ही है। पाई ना ही भिन्न में है, ना ही इसका मान भिन्न में लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं है इसका मान, और ना ही पाई पूर्ण संख्या है। जबकि 22/7 क्या है, भिन्न में है, इसलिए इसको परिमेय संख्या माना जाता है, और पाई को अपरिमेय संख्या और 22/7 को परिमेय संख्या माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग विशेषताएं में। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं की बात करें तो इनमें असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात किया जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे परिमेय संख्या, हम लोग दो परिमेय संख्या जोड़े ले लेते हैं, 3 + 4 ही ले लेते हैं, 7 आ जाएगा। 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को, चाहे हम इसको परिमेय संख्याओं को 1/2 प्लस 2/3 कर ले, तब भी ये आएगा इसका मान 3 × 9 3 + 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 7/6। इस तरह से भी अगर हम भिन्न में ही भी लें, भिन्न में, तब भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये नियम है, विशेषताएं हैं इसकी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो हमको जो मान प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यदि परिमेय संख्या एक ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें और दोनों को गुणा करें तो हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। यदि कोई संख्या हम ले लें, जैसे 3 ले लें और 3 में 1 जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, तो ये क्या है, पूर्व संख्या है। और ये लास्ट की संख्या 3 में 1 जोड़ने पर हमको 4 प्राप्त हुआ है, तो पूर्व संख्या की, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की, यहाँ पूर्व है, ये पूर्व संख्या की प्रवर्ती संख्या। अब इसी को, ये 3 की ये परवर्ती संख्या होगी, ये लास्ट वाली संख्या जो होगी, बाद वाली संख्या, इसी को चाहे परवर्ती संख्या कहिए या अनुवर्ती संख्या कहिए या उत्तरवर्ती संख्या कहिए, यानी कि बाद की संख्या को परवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। और पहले की संख्या जितनी होती है, पहले की संख्या बाएं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं, पहले की संख्या अर्थात छोटी संख्या जितनी होती है वो सब पूर्व संख्या कहलाती है, और बड़ी संख्या जितनी होती हैं वो परवर्ती संख्या कहलाती हैं, या अनुवर्ती संख्या कह लीजिए या उत्तरवर्ती संख्या कह लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यही जो हमने बताया आपको, किसी संख्या जैसे 3 ले लेते हैं, 3 में 1 हम लोग माइनस करते हैं तो हमको 2 प्राप्त होगा, तो ये क्या है, ये पूर्ववर्ती संख्या है। किसकी, 3 की पूर्ववर्ती संख्या है 2। और 2 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या की बात करें तो 2 की उत्तरवर्ती या परवर्ती या पूर्व अनुवर्ती संख्या की बात करें तो 2 की ये 3 हो जाएगी, बाद वाली संख्या। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हमने वहां ही बता दिया था, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य पूर्ण संख्या है। किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती, अनुवर्ती
या उत्तरवर्ती संख्या होती है तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी कि संख्या रेखा पर हम बात करें हम लोग तो ये कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। और इधर भी हम लोग बात करें -1, -2, -3 ऐसे ऐसे अनंत तक। इसकी बात करें तो संख्या रेखा पर संख्या के दाईं ओर का मतलब इस तरफ, ये दाईं ओर है, ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। ये बायां है और ये दायां भाग है। किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। यदि हम 0 के 1 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लीजिए, 1 के दाईं ओर अर्थात इस तरफ जितनी भी संख्याएं होगी वो उसकी परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी। और इसके बाईं तरफ की बात कर लें, बाएं तरफ की बात कर लें तो 1 के बाएं तरफ जितनी संख्याएं हैं ये इसकी पूर्ववर्ती संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं का गुण। प्राकृतिक संख्याओं का गुण की बात करें, संवरक नियम, क्लोजर लॉ। संवरक नियम क्या कहता है? संवरक नियम के अनुसार है, संवरक नियम कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे a तथा b प्राकृतिक संख्या हो तो a प्लस b भी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे a हमने मान लिया हमने 4 को, और b मान लिया हमने 7 को। ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो हमने एक प्राकृतिक संख्या a को मान लिया 4 और b को मान लिया 7। अब a प्लस b यानी दोनों प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे। जब 4 + 7 जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। 4 + 7 11 प्राप्त होगा। यानी दो संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं संवरक नियम के अनुसार दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम की बात करें हम लोग तो साहचर्य नियम के अनुसार, साहचर्य नियम के द्वारा यदि a, b, c कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 प्राकृतिक संख्याएं थी, संवरक नियम में 2 प्राकृतिक संख्याएं थी, लेकिन संवरक नियम में क्या है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं, कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जोड़ के साहचर्य नियम के अनुसार इसके जोड़ में भी साहचर्य नियम लागू होता है और गुणे में भी साहचर्य नियम लागू होता है। यदि ए बी सी कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जोड़ के साहचर्य नियम के अनुसार यदि a + b + c बराबर है a + b + c के, यानी कि जैसे हम लोग ले लेते हैं a ले लेते हैं 3 को, प्लस b ले लेते हैं हम लोग 7 को, और प्लस c ले लेते हैं हम लोग 5 को। तो चाहे इनको पहले 7 + 5 कर लीजिए तब 3 जोड़िए तब भी आएगा, और चाहे यहाँ पे आप ले लीजिए 3 + 7 a + b कर लीजिए। a का मान 3 है और b का मान 7 है। चाहे b + c जोड़ करके तब a को जोड़िए या a + b करके c को जोड़िए, यानी कि सभी का मान जो भी प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। देखिए हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए a का मान 3 है और b का मान 7 है और c का मान 5 है, तो a + b अर्थात 7 + 5 जोड़ लेते हैं हम लोग। 7 + 5 जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, यहाँ 12 आ जाएगा, और प्लस 3 का है तो 12 और 3 जोड़ेंगे जब तो हम आ जाएगा 15। इसी तरीके से हम मान लीजिए a + b लेते हैं, a + b पहले हम लोग a + b जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 को पहले जोड़ लेते हैं। इसमें b + c को हम लोगों ने पहले जोड़ा था और इसमें क्या करेंगे हम लोग c को बाद में जोड़ेंगे, तब भी हमारा मान 15 ही आना चाहिए संवरक नियम, साहचर्य नियम के अनुसार। यानी 1 + b हम लोग पहले जोड़ते हैं, 3 + 7 हो जाएगा 10, और प्लस 5 आप जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा? 15। यानी कि इसके कहने का मतलब है आप चाहे b + c को पहले जोड़िए,
उसके बाद ए को जोड़िए, या फिर ए प्लस बी जोड़ने के बाद सी को जोड़िए, सभी का मान बराबर, दोनों कंडीशन में हमको जो मान प्राप्त होगा वो समान मान ही प्राप्त होगा। गुणा के साहचर्य नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं, गुणा के साहचर्य नियम के अनुसार यदि हम लोग देखें तो ए बी और सी कोई तीन संख्याएं हैं, तो चाहे हम लोग पहले बी गुणे सी करके तब ए से गुणा करें, या ए गुणे बी करने के बाद फिर सी से गुणा करें, तब भी हमारा मान समान ही आएगा। हम लोग देखते हैं, जैसे ए का मान हम लोग मान लिए 3 को गुणे, और बी का मान हम लोग ले लेते हैं 5, और सी का मान ले लेते हैं हम लोग 7। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7। अब चाहे जैसे हम लोग चाहे बी और बी गुणे सी यानी 5 गुणे 7 पहले कर ले, और चाहे 3 गुणे 5 पहले कर लें, मान दोनों में सब में बराबर ही आना है। 5 गुणे 7 करते हैं, 7 बचे 35 आता है, 3 गुणे हो जाएगा 35, 3 गुणे 35 हो जाएगा। अब इधर भी हम लोग करते हैं, तो 3 गुणे 5 पहले करते हैं, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, और फिर गुणे 7 करते हैं, गुणे 7 करते हैं, चाहे 3 गुणे 5 करके करें तब 7 से जोड़ें, चाहे 5 गुणे 7 करने के बाद फिर 3 से गुणा करें। अब 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा, 3 पचे 15 के 5, शेष आ गया 1, 3 त्रिक का 9 और 1 10, 105 आ गया इधर, और 15 सत्ते 105 इधर भी आ गया। कहने का मतलब किसी भी तरीके से इसको जोड़े, चाहे ए गुणे बी करके तब सी करें, और चाहे बी गुणे सी करके तब गुणे ए करें, दोनों का मान बराबर ही आएगा। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। क्रम विनिमय नियम कहता है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम वही कहता है कि ए प्लस बी है, यानी कि ए प्लस बी है, तो हम इसको इस तरह से बी प्लस ए भी जोड़ सकते हैं, यानी किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ के क्रम विनिमय नियम के अनुसार उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 3 + 5 ले लेते हैं हम लोग, या फिर 5 + 3 ले लें, यानी कि किसी की भी क्रम में हम लोग जोड़ें तो उसका मान समान ही आएगा। 5 + 3 करें तब भी 5 + 3 8 आएगा, 8 आएगा, चाहे 5 + 3 करें तब भी हमारा मान सेम ही रहेगा, 8 ही आएगा, यानी कि बराबर आएगा। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, गुणे का भी क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि किसी भी क्रम में आप गुणा कीजिए, चाहे ए गुणे बी कीजिए या बी गुणे ए कीजिए, सबका मान समान ही आएगा। जैसे 3 गुणे ए ले ले, 3 गुणे 5 ले लेते हैं, या 5 गुणे 3 ले लेते हैं। ए का मान यहाँ पे हम लोग 3 मान लिए हैं और बी का मान 5 मान लिए हैं, तो यहाँ पे चाहे 3 गुणे 5 कहिए या 5 गुणे 3 कीजिए, दोनों कंडीशन में आएगा, मान इसका समान ही आएगा। 3 पचे 15, 5 3 15। साथियों, इसी पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।